तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, याद है कुछ? पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा था, कुछ याद है? यस सर, वर्क डन प्रोसेस इज लास्ट सर। ये और सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताया था आपने, ग्राफ बनवाए थे सबके, आइसोबारिक, ओके, आइसोथर्मल, आइसो एडियाबैटिक और आइसोकोरिक। ठीक है। अपना जो भी जब भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, फिर उसके बाद म्यूट कर दिया करो अपने माइक, और जवाब देने के लिए आपको स्टार्ट करना है, फिर आप अनम्यूट कर देना, ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे कुछ टर्म के बारे में, जैसे हम बात करें स्पॉन्टेनिटी के बारे में, ठीक है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम देखेंगे। देखो, स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम देख चुके हैं पहले, स्पॉन्टेनियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाएं, ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाएं, है ना, जहां पर हमें थोड़ा सा इनिशिएशन करना पड़े और अपने आप वो प्रोसेस हो जाए, और उस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। उस फिनोमेना को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनिटी। इतनी बात क्लियर है? उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्टेनिटी। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है ना? अब देखो यहां पर हम समझते हैं। अच्छा, आप होस्ट हो, ठीक है, तो हम यहां पर पिक्चर भी शेयर नहीं कर सकते। एक मिनट रुकना। सर आई विल अलाउ यू। हाँ, अलाउ कर दीजिए मुझे। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे हम बात करें स्पॉन्टेनिटी के बारे में, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे क्या है? सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ में ये चीज देखी थी, है ना? तो फर्स्ट लॉ को हमने पहले देखा, फर्स्ट लॉ को हम देख चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जहां पर जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो Q प्लस डब्ल्यू के बराबर है। किसके बराबर है? Q प्लस डब्ल्यू के बराबर, ठीक है? और ये पॉइंट हम देख चुके हैं, हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क, है ना? वर्क एंड हीट, इसमें इरेज कर लेना, ये हमारा हीट, ठीक है? वर्क एंड हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। सेकेंड पॉइंट है, वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मैकेनिकल मींस। मतलब जब भी कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर वर्क हमारा किस में ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी वर्क में ट्रांसफर हो रही है। कोई भी अगर मशीन काम करती है तो वहां पर अपनी एनर्जी किस में जाती है? वर्क में ट्रांसफॉर्म होती है। किस में ट्रांसफॉर्म होती है? वर्क में। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हम चीज देख चुके हैं, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू है। अब जो हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? ए फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर विथ नो आउटसाइड इंटरवेंशन, या नो आउटसाइड सोर्स भी लिख सकते हो यहां पर, नो आउटसाइड सोर्स, ठीक है? और विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट प्रोसेस स्टार्टेड। मतलब थोड़ा सा हमको इनिशिएशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी हमें इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर? तो वो फिर हमारा वर्कडन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? तो इस प्रोसेस को आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पॉन्टेनिटी, and this phenomena is known as spontaneity. Clear है इतनी बात? यस सर। And this phenomena is known as spontaneity. Clear है इतनी बात? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो
अब हम देखते हैं देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हमने अभी क्या देखा, प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरवेंशन, मतलब कोई भी अगर सोर्स हमारा नहीं लग रहा है तब भी हमारा ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे हम बात करें जैसे हमारा जो इंजन है, कोई भी इंजन है वो अपने आप तब चलता है जब उसको पेट्रोल दिया जाता है, कोई फ्यूल प्रोवाइड हो रहा है परमानेंट, तो वहां पर हमको आउटसाइड सोर्स देना पड़ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन जब कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, बस केवल हमने उसको स्टार्ट कर दिया है, सो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर हम सारी चीज आपको डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है एंट्रोपी वर्ड, जो हमें जस्ट इसके बाद पढ़ना है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल एस से। नोट कर लेना इसको। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। चेंज इन एंट्रोपी इज नोन एज डेल्टा एस। चेंज इन एंट्रोपी इज नोन एज डेल्टा एस। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है हमारा? एक स्टेट फंक्शन है। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। और ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है सर। हनीफा इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अब एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे? जैसे हम बात करें, हमारा दिख रहा होगा आपको फेस। अब देखो, हमने बात की कि हमने रूम लिया, ठीक है, या हमने कोई बॉक्स लिया, जैसे हमने ये बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स के अंदर हमने इसको, बॉक्स को मान लो, इसके अंदर हमने कुछ पार्टिकल्स डाल दिए। अब उस पार्टिकल में जितना ज्यादा डिस्टरबेंस बढ़ रहा है उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है। मतलब एंट्रोपी बताता क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। किसको कैलकुलेट करता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस। डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस। रैंडमनेस का मतलब समझ गए हो आप? क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. हाँ, तो ये जो बॉक्स लिया, ये हमने सिस्टम मान लिया, इसमें बहुत सारे हमने पार्टिकल्स डाल दिए। जितना ज्यादा पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस रहेगा अंदर, उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगा, जितना डिस्टरबेंस होगा, उतनी ज्यादा एंट्रोपी हमारी बढ़ती जाएगी, और उसको हम बोल देते हैं एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने बोल दिया कि T1 टेम्परेचर पे हमारा S1 एंट्रोपी थी, और T2 हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वहां पर एंट्रोपी हो गई हमारी S2। क्या हो गई? S2। तो S2 माइनस S1 इज कॉल्ड डेल्टा S, दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी। S2 माइनस S1। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. हाँ, तो इसको लिख लेना। चेंज इन एंट्रोपी इज कॉल्ड S2 माइनस S1। एंड एंट्रोपी क्या है? व्हाट इज एंट्रोपी? पीयूष, व्हाट इज एंट्रोपी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंथैल्पी की, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो इंथैल्पी क्या है हमारा? हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो कोई भी हीट हमारा फ्लो हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। क्लियर? फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फ्री एनर्जी।
फ्री एनर्जी को हम देखते हैं डेल्टा जी, कैपिटल जी से। किससे देखते हैं हम? जी से, कैपिटल जी। इट इज नॉट इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना है इसको। इट इज नॉट इंटरनल एनर्जी, इट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये किसने दी थी? गिब्स ने। तो इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है ना बात? यस सर, गिब्स क्लियर है सर। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी होगी। सबसे पहले लिखिए आप एंट्रोपी। एक बड़ी सी हेडिंग डालो इसमें। और एंट्रोपी हमको देखना है। एक डिनोट होता है कैपिटल एस से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? कैपिटल एस से। क्या बताता है ये? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या बताता है? डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्लियर? जब हम इसको डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, ये हमारा आता है डी क्यू अपॉन डी टी। क्या आता है ये? डी क्यू अपॉन डी टी। इसको लिख लेना, डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब चेंज इन हीट फ्लो और चेंज इन टेम्परेचर का रेशियो जो हम लेते हैं वो हमारा आ जाता है चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर है इतनी बात? यस सर, क्लियर है सर। हनीफा कोई तो यहां पर हम एंट्रोपी को देख चुके हैं। एंट्रोपी को हम देख चुके हैं कैपिटल एस से। एंड एंट्रोपी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस भी हम देख सकते हैं इसको, है ना? तो डेल्टा एस जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में रखना, हम आगे इसको देखेंगे। हम अब पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो हमने जीरोथ लॉ पढ़ा है। जीरोथ लॉ क्या बताया है? जीरोथ लॉ इज बेस्ड ऑन द थर्मल इक्विलिब्रियम। किस पे बेस्ड है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। जीरोथ लॉ की जब बात करेंगे, ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड था, जिसमें ए कोई सिस्टम था वो बी से हमारा थर्मली इक्विलिब्रियम में था, और बी हमारा सी से थर्मली इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना? बी सी Yes, से sir. थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो जब हम बात करते हैं ए और सी की, तो ये भी ऑटोमेटिकली थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर थी? क्लियर सर। क्लियर इतनी बात? यस सर, क्लियर है सर। हनीफा क्लियर है बात? Yes. अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जहां पर सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल में आ रही है? Q प्लस डब्ल्यू के। मतलब जितना भी वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा और जितना भी उसमें हीट लॉस हो रहा है, उन दोनों का एडिशन मिला के ही हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है। मतलब जो भी सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है, तो वहां पर हमारा योगदान है Q प्लस डब्ल्यू का। मतलब यहां पर ये चीजें हो रही हैं, इनका एडिशन करके हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है। मतलब जितना रिएक्टेंट साइड एनर्जी होगी
उतना प्रोडक्ट साइड होगी, मतलब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये लॉ बेस्ड है। ये दोनों लॉ हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? बेसिकली ये स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें नहीं बताई गई, क्या क्या नहीं बताई गई, मैंने कुछ बताया था फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में हमको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताया गया था, याद है आपको? यस बोलिए। हाँ, वहां पर डायरेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं हुई थी, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात हुई थी। तो जब डायरेक्शन पे बात नहीं हुई तो उसका क्लियरेंस सेकंड लॉ ने दिया। यहां पर दो साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए थे जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया गया। क्या बोला गया? ये यहां पर स्टेटमेंट है, मतलब यहां पर सेंटेंसेस हैं, उसको हमने लॉ बोल दिया गया। अब यहां ध्यान देना, वो लॉ के ही बराबर है, इसलिए लॉ बोला गया। सेकंड लॉ क्या बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? It defines or explain about the heat flow या डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। क्या बताता है ये? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को बताता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में ये बताता है इंफॉर्मेशन। तो हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम इट्स कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन। कभी ये चीज आपको पता है ना कि अपने आप स्पॉन्टेनियसली या स्पॉन्टेनियसली अपने आप हीट फ्लो कभी भी ठंडे एरिया से गर्म एरिया में नहीं फ्लो होती है। इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम जब बात करेंगे फ्रिज की, तो फ्रिज से गर्मी हीट फ्लो बाहर निकलती है किसके द्वारा? जब लाइट आती है तब। कंटिन्यूअस लाइट उसको मिलनी चाहिए, तब वहां हीट से, जो फ्रिज से हीट निकालकर उसको कूल किया जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो स्पॉन्टेनियसली कभी भी ठंडे एरिया से गर्म एरिया में हीट फ्लो नहीं होती है। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। हनीफा, क्लियर है आपको बात? हनीफा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हनीफा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, रिस्पांस देते रहो आप। चलो हम आगे देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सेकेंड लॉ इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन थ्योरेटिकल लिमिट। ये थ्योरेटिकल लिमिट के बारे में भी बताता है। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग सिस्टम्स लाइक हीट एंड हीट पंप। हीट इंजन और हीट पंप के बारे में भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। मतलब इसका क्या है कि कंप्लीटली कोई भी हमने अगर फ्यूल डाल दिया, किसमें किसमें फ्यूल डाल दिया? इंजन में, तो वो इंजन कंप्लीटली उस फ्यूल का वर्क डन नहीं निकाल पाएगा। क्लियर है? उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे हम बाइक में पेट्रोल डाल देते हैं, तो जितना हम पेट्रोल डलवाते हैं, क्या वो कंप्लीटली वो हमारे ड्राइविंग में यूज होता है? वो डिस्टेंस कवर करने में यूज होता है? नहीं, वहां पर हीट लॉस भी होता है। क्लियर है ना बात? पीयूष, क्लियर है बात आपको? क्लियर है सर। कुछ ना कुछ लॉस भी होगा। तो यहां पर दो स्टेटमेंट, एक तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो और वर्किंग ऑफ हीट इंजन और हीट पंप के बारे में यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर इतनी बात सेकंड लॉ, क्लियर? इसका मतलब सेकंड लॉ के हिसाब से इंटरनल एनर्जी वर्क और उसके बराबर नहीं होगी इंजन में। नहीं, बिल्कुल होगी। उसने ये नहीं बोला कि नहीं होगी, उसने ये बोला कि कंप्लीटली वर्क में नहीं जाएगा। ही जो फ्यूल हम डालते हैं कंप्लीटली वर्क में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ उसका लॉस होगा। तो वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है फर्स्ट लॉ को। तो वो लॉस हो लॉस रहा है ना, क्यों? हीट एनर्जी आ गया ना सर। अच्छा, ओके सर, ठीक है। हाँ, तो लॉस हो रहा है ना इसमें, क्यों? क्लियर है ना? ओके सर, क्लियर है सर। कंप्लीटली वर्क में नहीं जाएगा, ये चीज इसने बोला है, प्रैक्टिकली बताया है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके स्टेटमेंट पे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं।
देखो यहां पर दो स्टेटमेंट आए थे, एक आया था केल्विन प्लांक का और दूसरा क्लॉसियस का। तो केल्विन प्लांक ने क्या बोला, यहां ध्यान से देखना, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट of the second law of thermodynamics, it state that it is impossible to for any devices, कोई भी डिवाइस के लिए, that heat engine और that heat cycle, कुछ भी हो हमारा, heat pump हो, heat engine हो, that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work done। मतलब ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि वो उसने फ्यूल लिया और कंप्लीटली हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया, ये इम्पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है? कुछ ना कुछ उसका लॉस होगा, इतनी बात क्लियर है? हीट का मतलब यहां समझ सकते हो एनर्जी से, किससे समझ सकते हो? एनर्जी से। यहां ध्यान रखना, हीट का मतलब हीट ही मत समझना, एनर्जी भी होती है। क्लियर है बात इतनी? यस सर, क्लियर। तो यहां पर कंप्लीटली एनर्जी वर्क में नहीं जाएगी, यहां पर कुछ ना कुछ लॉस भी होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, दिस स्टेटमेंट मींस दैट ओनली पार्ट ऑफ टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड बाय हीट इंजन फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर इज कन्वर्टेड टू वर्क, रिमेनिंग हीट मस्ट बी रिजेक्टेड एट अ लो टेम्परेचर। मतलब जो भी रिमेनिंग हीट है वो रिजेक्ट हो जाती है लो टेम्परेचर की वजह से। मतलब अगर हाई टेम्परेचर वाली हीट है वही हमारी वर्क डन में जाएगी। क्लियर है ना बात? और लोअर टेम्परेचर वाली हीट नहीं जाती है वर्क डन में। क्लियर है ना इतनी बात? ऐसा क्यों सर? हाई टेम्परेचर मतलब जो हाई टेम्परेचर वाली हीट है वो, उसमें देखो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना, उनके पार्टिकल्स में, तो वो वर्क डन करवाने में सहायक होगी। क्लियर है ना? और लो एनर्जी वाली जो हीट है वो वर्क डन नहीं करवा पाएगी, तो वो लॉस में पहुंच गई ना, इट कैन बी रिजेक्टेड। अच्छा, ओके सर, ओके सर। क्लियर है ना इतनी बात? यस सर। जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वही तो काम कर पाएगा। ठीक है ना? यस सर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना पॉइंट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। लॉ, तो सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में और प्लैंक्स कैल्विन के स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं हुआ सर? नहीं, ये प्लांक जो है, प्लांक का स्टेटमेंट और जो अभी हम जो बताने वाले हैं क्लॉसियस का स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट मिला के ही सेकंड लॉ बने हैं। सेकंड लॉ इन्हीं दोनों ने दिया है। ठीक है ना? ओके सर। और भी दो तीन लोग थे, एक तो केल्विन प्लांक हो गए हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, और ये क्लॉसियस का ज्यादा रोल माना जाता है क्योंकि इसने डायरेक्शन के बारे में बताया था, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में क्लॉसियस ने बताया था। तो क्लॉसियस ने क्या बताया था? क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑफ हीट पंप दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। यहां पर ये इम्पॉसिबल है, या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल to transfer of heat take place from its lower temperature region to higher temperature region spontaneously. It is impossible that heat flow can be take place from lower temperature to higher temperature region। क्लियर है इतनी बात? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है ना? अब देखो, दिस स्टेटमेंट मींस दैट heat cannot flow from cold body to hot body without any work input। मतलब यहां पर विदाउट एनी वर्क इनपुट के कभी भी कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी नहीं जाएगी हीट। क्लियर? मतलब कुछ ना कुछ उसमें वर्क जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें सोर्स जाएगा। जैसे हम फ्रिज का बात करें तो फ्रिज में हमारा कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल वर्क काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल वर्क जब तक काम करेगा तब तक फ्रिज से हीट एनर्जी बाहर जाती रहेगी, तो वो फ्रिज ठंडा होता रहेगा और ज्यादा, क्योंकि उससे हीट निकाली जा रही है। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क खत्म होता है तो वहां पर ये वर्क डन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप नहीं हो रहा, इसको करवाया जा रहा है बाय एक्सटर्नल वर्क। क्लियर है ना बात इतनी? इतनी बात क्लियर है? हाँ, तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को
एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? ठीक है, Clear है। ओके ठीक है, तो इसको फिर खत्म करते हैं। हनीफा क्लियर हुआ आपको? हनीफा क्लियर हुआ आपको? अब देखो, हम जब बात करेंगे सेकेंड लॉ क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहीं से देखा जाता है। अब ये इक्वेशन हमको थोड़ा याद करनी पड़ेगी गिब्स फ्री एनर्जी की। अभी तक हम दो मेन इक्वेशन देख चुके हैं। कितनी इक्वेशन देख चुके हैं? दो मेन इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन देख चुके हैं? एक तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन देख चुके हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। पहली इक्वेशन देख चुके हैं, Yes, sir. है ना? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ Yes, ऑफ sir. थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड इक्वेशन हम ये देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था डेल्टा W is equal to व्हाट, क्या देखा था हमने? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। देखिए इक्वेशन, B delta V. Yes. Yes, sir. देखिए sir. याद है ये दोनों इक्वेशन? हनीफा क्लियर है बात ये? Yes, sir. Yes, sir. Clear है sir. कहाँ गए थे आप? रिस्पॉन्स देते रहा करो, Okay, sir. ठीक है? तो ये दोनों इक्वेशन हमने देख ली है, ठीक है? अब हम देखते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताती है? फ्री एनर्जी क्या बता रही है? एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे। लिख सकते हो इसमें, इट इज इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। इट इज इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। It is important thermodynamic parameter. It is denoted by capital G. किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल जी से, ठीक है? क्या बताता है ये? क्या बताता है? It is equal to the system that accounts total entropy. मतलब जितनी भी टोटल एंट्रोपी है उसको फ्री एनर्जी के टर्म में हम बताते हैं। फ्री एनर्जी बोल सकते हो, इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मतलब एक टाइप का एक्स्ट्रा एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है ना? तो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, it is a important thermodynamic parameter which is applied to the system, which is applied which is applied to the system, which is applied to the system and accounts for the total entropy, for the total entropy. क्लियर? इतनी बात, इतनी बात क्लियर है? अभी और क्लियर हो जाएगा, इसको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझ में नहीं आया जो आपने भी लिखा था वो। देखो यहां पर बोला गया ये हमारा इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जो कि बताता है विच इज अप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम पे की ही बात कर रहे हैं हम। केमिस्ट्री में हमेशा सिस्टम की बात करेंगे, जब हम फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक की बात करेंगे तो वहां सराउंडिंग की बात करेंगे। तो विच इज अप्लाइड टू द सिस्टम एंड अकाउंट फॉर द टोटल एंट्रोपी, जो कि अपनी फ्री एनर्जी जो बता रही है वो किसकी हेल्प से बता रही है? एंट्रोपी की हेल्प से। कैसे हेल्प से बता रही है उसको अभी हम क्लियर करते हैं। देखो यहां पर जो हम बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी की, डेल्टा जी की, ये हमारा आता है डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। किसके बराबर आता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर? डेल्टा एच क्या है यहां पर? व्हाट इज डेल्टा एच? सर एंथैल्पी। और डेल्टा एस क्या है? और डेल्टा एस क्या है? Change in entropy. चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी। तो यहां पर ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें एक टर्म लिख सकते हो
डेल्टा जी is also explain about the spontaneity। किसके बारे में बताता है ये? स्पॉन्टेनिटी के बारे में। मतलब यहां पर अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्या आएगी? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब ये, हाँ, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। क्लियर है बात हनीफा? Yes, sir. ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्सप्लेन्ड बाय जे विलियर्ड गिब्स। किसने बताया था ये? जे विलियर्ड गिब्स ने। इसीलिए इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहां पर कुछ टर्म हमको देखने हैं, कुछ चीजें हमको समझनी है। हटा दें इसको। Yes, sir. हमको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। बोलो, बात क्लियर है? Yes, sir. तो इस चीज को थोड़ा सा सही से याद किए रहना, दिमाग में डाले रहना, ठीक है? हमको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। अब देखना यहां ध्यान से, हमको इक्वेशन क्या पता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर हो रही बात पीयूष? यस सर, क्लियर है सर। अब यहां ध्यान देना, डेल्टा जी नेगेटिव किस किस टर्म में हो सकता है? केवल हमारी इक्वेशन पे ध्यान देना, अभी कुछ मत देखना। देखो डेल्टा जी कैसे कैसे नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहली चीज, एक तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, है ना? डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए और टी डेल्टा एस का जो चीज आए वो भी नेगेटिव में रहे। तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ तो जाएगा, लेकिन ओवरऑल किस में रहेगा? नेगेटिव में। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? मतलब यहां पर हम Clear है बात सर। करें, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा भी नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव का मतलब ये प्लस ही आएगा, है ना? यस सर। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात कि नहीं है? यस सर, क्लियर है सर। डेल्टा एस पॉजिटिव ही रहेगा, तो टी डेल्टा एस कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। बोलो, बात क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। नेगेटिव रहेगा तो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहां प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर देखो, ये वाला प्रोसेस जो हमने बनाया है, ये वाला क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा है? यही प्रोसेस है वो। बोलो, बात क्लियर है? यही प्रोसेस है वो, Yes. यस सर। है ना? यही प्रोसेस आ रहा है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखो डेल्टा एच की जो वैल्यू है, डेल्टा एच की जो हम वैल्यू देखेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, डेल्टा एच को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो जो टी डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आना चाहिए। कब आएगा माइनस में? जब डेल्टा एस तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव में है और डेल्टा एच भी हम किस में ले रहे हैं? पॉजिटिव। लेकिन जो टी डेल्टा एस आएगा वो आना चाहिए मैक्सिमम, मतलब माइनस में चीज ज्यादा होनी चाहिए। हमने बोल दिया माइनस का टी डेल्टा एस आ गया माइनस का 35 और ये हमारा प्लस का 20, तो ओवरऑल क्या आएगा? माइनस में 15 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? यस सर, क्लियर है सर। है ना? है ना? माइनस का 15 आएगा। हनीफा, क्लियर है आपको बात? Yes, sir. तो डेल्टा एस की हम बात करें, डेल्टा एस की जब हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा एच इसमें क्या आना चाहिए? प्लस हम ले रहे हैं, डेल्टा एच प्लस ले रहे हैं, ये भी प्लस में ले रहे हैं।
अब जो टी डेल्टा एस है वो माइनस में आना चाहिए, और ये टी डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कब होगा? हाई टेम्परेचर पे। बोलो कब होगा? हाई टेम्परेचर पे, तभी तो ज्यादा होगा। मल्टीप्लाई ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो हाई टेम्परेचर पे यहां पे प्रोसेस क्या आएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है हनीफा? क्लियर है आपको बात? Yes, sir. तो यहां पर हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि टी डेल्टा एस कम आएगा और डेल्टा एच ज्यादा आ रहा है, कब आएगा? लो टेम्परेचर पे। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो यहां पे प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा जी किस में आ जाएगा? ओवरऑल प्लस में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है पीयूष? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब हमारे 3 प्रोसेस हो गए, 3 और बचे। अब हमने अगर डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस निगेटिव आया, ठीक है, डेल्टा एच क्या ले रहे हैं हम? पॉजिटिव, और डेल्टा एस क्या ले रहे हैं? निगेटिव। ये चाहकर भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव आए, क्योंकि यहां पर जब ये नेगेटिव लेंगे डेल्टा एस तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव प्लस। तो कैसी Yes, आएगी? sir. डेल्टा की हमेशा इस केस में पॉजिटिव आएगी। डेल्टा एस में हमेशा हर केस में क्या रहेगी? पॉजिटिव आएगी। Positive. तो ये वाला केस कौन सा बन रहा है? ये वाला केस कौन सा बन रहा है देख सकते हो? कौन सा केस बन रहा है? देखो, डेल्टा एच हमने पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव, तो ये प्लस ही आएगा। यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनेगा। क्लियर है इतनी बात? Clear है बोलो। सर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। देखो यहां पर क्या है, हम अगर बात करें, हम अगर यहां पर देखें कि हमारा डेल्टा एच हम नेगेटिव ले रहे हैं, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। अब यहां पर हमने डेल्टा एच नेगेटिव, दोनों नेगेटिव की बात करते हैं। पहले हमने दोनों प्लस की बात की थी, तो वहां पर 2 केस बने थे, और फिर हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली और नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर ली। अब दोनों नेगेटिव लेंगे हम, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव ले रहे हैं और डेल्टा एस भी नेगेटिव ले रहे हैं। अब चीज यहां ध्यान देना, अगर यहां पर दोनों नेगेटिव में है, डेल्टा एच भी नेगेटिव, ठीक है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव। अब यहां याद रखना, डेल्टा एस अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो यहां पर ये वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, क्योंकि टी डेल्टा एस जो आएगा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा हमेशा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अब अगर एस की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू हम कम ले रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगी डेल्टा एच, तो हमने नेगेटिव ली थी, तो ओवरऑल क्या रहेगा डेल्टा एस में? लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हमारा स्पॉन्टेनियस बनेगा। देखो, डेल्टा एच हमने नेगेटिव ले ली, डेल्टा एच भी नेगेटिव लेंगे तो टी डेल्टा एस कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। जब टी डेल्टा एस पॉजिटिव बन जाएगा तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो ओवरऑल जो आएगी वैल्यू वो आएगी किसकी? प्लस की, सॉरी माइनस की। तो लो टेम्परेचर पे माइनस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलो इतनी बात क्लियर है? क्लियर है सर। Yes. क्लियर है? अब यहीं पर अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है, मतलब ये वाली क्वांटिटी का मतलब प्लस वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और डेल्टा जी अगर प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी, क्या बन जाएगा? Non-spontaneous. डेल्टा जी पॉजिटिव बन जाए तो क्या बन जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा ना, Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहां पर ये चार्ट हमको समझना था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीज आपको थोड़ा देखना है, ये ग्राफ आपको बनाना है क्लास में, ठीक है, अपने घर पे बना लेना एक बार, ठीक है, बाकी फिर हम देखते हैं, ठीक है। हनीफा, रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दीजिए। हम लोग अब